तुर्की के गृह मंत्री ने घोषणा की कि एक दिन इजराइल तुर्की के शासन के अधीन होगा। अब ये एक भड़काऊ भाषण है। बिल्कुल, देश के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी यरूशलेम के नियुक्त गवर्नर बने। फिर से नियुक्त। आप अब संदर्भ के लिए, इजराइल का क्षेत्र 400 से अधिक वर्षों तक उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा था। यह तब तक था जब तक 1918 में ब्रिटिश साम्राज्य ने वहां कब्जा नहीं कर लिया। ये कड़े बयान ऐसे वक्त आए हैं जब तुर्की और इजराइल के संबंध लगभग पूरी तरह टूट चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल की बार बार कड़ी आलोचना की है, लेकिन अब तक ये सिर्फ शब्द ही रहे हैं। डॉक्टर सनान सेडी, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने तुर्की के राष्ट्रपति के भाषणों में इजराइल के खिलाफ कई भयानक बातें सुनी हैं। असल में तुर्की सरकार से जो भाषा हमने सुनी है उससे भी कठोर शब्दों की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन देखिए, ये एक मंत्री है जो फिर से यरूशलेम पर तुर्की के शासन के बारे में खुलकर बात कर रहा है। क्या ये उनके रुख या नीति में किसी बदलाव का संकेत देता है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? हाँ, शुभ संध्या। कहना मुश्किल है। मैं अब भी तुर्की अधिकारियों की ओर से इसे अतिशयोक्ति और बयानबाजी की श्रेणी में ही रखूंगा। आप सही कह रहे हैं, वो वरिष्ठ कैबिनेट अधिकारी हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अब तुर्की में एर्दोगान सरकार के तहत कैबिनेट मंत्री वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि शासन प्रणाली में बदलाव के बाद अब संसदीय प्रणाली से एक अत्यधिक केंद्रीकृत राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो गई है। इन लोगों को कलम के इशारे पर नियुक्त या हटाया जा सकता है। ये गृह मंत्री जिनके बारे में आपने बताया, हाल में मैंने जितनों को सुना उनमें सबसे आक्रामक था। उसने कहा था कि उसे उम्मीद है कि एक दिन तुर्की फिर से इजराइल या पवित्र भूमि पर शासन करेगा। लेकिन आप जानते हैं ये मुश्किल है। इसका ज्यादा मतलब निकालना भी कठिन है, क्योंकि एर्दोगान ऐसा काफी समय से कर रहे हैं। यहीं पर मैं भी अपनी बात जोड़ना चाहूंगा। जैसे यहाँ इजराइल में हमें अक्सर अपने अति दक्षिणपंथी मंत्रियों के लिए बहुत आलोचना झेलनी पड़ती है। मंत्री, आप जानते हैं, सरकार में गंभीर पदों पर होते हैं जो ऐसी बातें कहते हैं जो वास्तव में सरकार या जनता की सोच को नहीं दर्शाती। तो मैं इसे समझता हूं, लेकिन आप जानते हैं ये राष्ट्रपति एर्दोगान की बातों की गूंज है। मुझे लगता है शायद आप इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मेरा मतलब है, हमने हाल के वर्षों में तुर्की सरकार के सबसे ऊपरी स्तर से ऐसी बातें सुनी हैं। देखिए, तो क्या ये वाकई तुर्की सरकार के सख्त रुख का प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, करता है, क्योंकि ये बयानबाजी मददगार नहीं बल्कि स्थिति को बढ़ाती और उकसाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि तुर्क सरकार लंबे समय से कह रही है कि इजराइल तुर्की पर आक्रमण करना चाहता है, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। अगर आप दोनों पक्षों के नेताओं के बयानों को देखें तो मुझे सिर्फ एर्दोआन के खेमे से ही आक्रमण या कब्जे की धमकी सुनाई देती है। जैसा आपने कहा, ज्यादातर तुर्क लोग ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। एर्दोआन के नजरिए से ये अंक बटोरने जैसा है, अपने सीमित रूढ़िवादी समर्थकों को एकजुट करने के लिए। लेकिन ये तनाव बढ़ाने वाला और चिंता का विषय है। देखिए, इन बयानों का तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत पर क्या असर पड़ता है, अगर कोई असर पड़ता है तो? मेरा मतलब है, क्या किसी को इसकी परवाह भी है? जाहिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरा मतलब है, क्या उन्हें यूरोप या नेटो सहयोगियों से आलोचना मिलती है जब वे इस तरह की बातें करते हैं, या फिर ये इनके लिए मान लीजिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस, अमेरिकी प्रशासन और यूरोपीय समकक्षों के सदस्यों से आप सुनेंगे कि तुर्की मददगार नहीं है, और वे तुर्की के संभावित और भी दुस्साहसी कदमों को लेकर चिंतित हैं, जो उनके बयानों से भी आगे जा सकती हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से आप वास्तव में नहीं देखते कि एर्दोआन जो कुछ भी कहते या करते हैं उसकी कोई आलोचना की जाती हो। वे स्पेन और शायद आयरलैंड जैसे यूरोपीय नेताओं की ओर इशारा कर कहेंगे कि तुर्क कई अन्य शक्तियों की ही बातें दोहरा रहे हैं। लेकिन निजी तौर पर आप बहुत सी चिंताएं सुनेंगे। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, एर्दोआन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भूमध्य सागर में रक्षा सहयोग, गठबंधन निर्माण और देशों की प्राथमिकताओं के पुनर्संरेखण की बढ़ती संख्या तुर्की के हितों के लिए हानिकारक मानी जा रही है। इजराइल साइप्रस संबंधों में बदलाव, ग्रीस और अब फ्रांस, ये सारी चीजें एर्दोगान को चिंता में डालती हैं और वो खुद को कुछ हद तक अलग थलग महसूस करते हैं। खैर, मैं तुर्की के बारे में काफी देर तक बोल सकता हूं। उनके आसपास के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर चिदी, आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब इस कहानी में एक और पहलू जोड़ना है,
और वो है इजरायली सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया, खासकर यहाँ के रक्षा मंत्री कार्ड्स की तरफ से। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसेरन हैं, जो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ तुर्की की ओर से आ रही और अधिक आक्रामक बयानबाजी है, जैसा कि हम सुनते हैं। मेरा मतलब है, अगर हम तुर्की सरकार के पिछले कुछ सालों के भाषणों और बयानों में से निकली भयानक बातों की एक हाईलाइट रील बनाएं, तो ये भी उन्हीं में शामिल होगी। लेकिन इजरायली सरकार कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, इसे गंभीरता से लिया गया है। इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है? डेविड, पूरी तरह से अतिशयोक्ति है। मेरा मतलब है, तुर्की ने गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध पर जो सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी, वो थी तेल अवीव में तुर्की दूतावास पर झंडा आधा झुका देना। बिल्कुल सही। ये सबसे गंभीर प्रतिक्रिया थी। मेरा मतलब है, मुझे ये जरूर बताना चाहिए, हम इस बात से नहीं डर रहे कि तुर्की क्या कर सकता है, शायद, लेकिन यहां बस एक जिज्ञासा का विषय है, निश्चित रूप से, यह देखने के लिए कि इजरायली सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है। उनका अपना जनाधार है और उन्हें घरेलू राजनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यही वजह थी इस प्रतिक्रिया की, और यही वजह थी कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी जवाब दिया, जिन्होंने तुर्की भाषा में ट्वीट किया और कहा कि यरूशलेम कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं है। इजराइल एक मजबूत और दृढ़ राष्ट्र है, जिसने किसी भी खतरे के खिलाफ खुद को बचाने की अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि एर्दोगान जिस ओटोमन साम्राज्य का सपना देखते हैं, वो और आप दोनों ही ढह चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, और आप तुर्की को फिर से अंधकार और पिछड़ेपन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प चुनाव है। मेरा मतलब है, एर्दोगान और उनकी सरकार पर फिर से हमला करना। इस समय ये स्पष्ट रूप से एक नीति लगती है कि इन चीजों को चुपचाप ना जाने दिया जाए। आप जानते हैं, देखिए, ये राजनेता है, यही उनका काम है। इसी तरह उन्होंने अपना करियर बनाया है और इसी तरह वे प्रासंगिक बने रहने की कोशिश करते हैं। आखिरकार शब्दों में हमला होगा तो इजरायली प्रतिक्रिया भी शब्दों में ही होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता हमें इसमें ज्यादा सोचना चाहिए। भले ही इजराइल और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं हैं, जो अफसोसजनक हैं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में गया हूं। मुझे लगता है कि इजराइल और तुर्की कट्टरपंथी इजराइल का मुकाबला करने पर कई बातों में सहमत हो सकते हैं। तुर्की कई दशकों तक इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी रहा, जब तक कि इजराइल की स्थापना को मान्यता देने वाले देशों में से एक था। तो आखिरकार हम देख रहे हैं कि एक बार फिर एर्दोआन और उनकी कैबिनेट कट्टरपंथी इस्लामी खेमे की ओर आकर्षित हो रहे हैं और घरेलू राजनीति इजराइल की कीमत पर आ रही है। और यहाँ इजराइल बार बार दिखा रहा है कि वो इस तरह की बयानबाजी के सामने चुपचाप नहीं बैठेगा। एक बार फिर शब्दों के साथ जवाब दे रहा है। और मैं कहूंगा कि एर्दोआन की क्षेत्रीय नीतियां, विदेश नीति, हम कह सकते हैं कि इससे उन्हें दुनिया भर में ज्यादा करीबी दोस्त नहीं मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई देश अभी तुर्की को भरोसेमंद, दोस्ताना या एक तरफा सहयोगी मानेगा। हम अकेले नहीं हैं जिनके साथ वो परेशानी खड़ी करता है। एरियल, शामिल होने के लिए धन्यवाद।